अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समर पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट मिनाहिल रफ़ीक और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसके बारे में हम जानते तो बहुत अरसे से थे, लेकिन अब ये हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो चुकी है और जिस तबाही के साथ ये हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हुई है वो सबके सामने आया है। पाकिस्तान इस वक्त फ्लड्स की लपेट में है, क्लाउड बर्स्ट की लपेट में है, ग्लोव्स आ रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी तबाही हो रही है जो पहले कभी नहीं देखी गई। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट डॉक्टर ज़ैनब नईम। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच। कहिएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो फ्लड चल रहा है ये इस पूरे पाकिस्तान को उसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। हर दफ़ा जब फ्लड्स आते हैं वो कोई एक सूबा मुतासर होता है, कुछ चंद ऐसे इलाके होते हैं जो मुतासर होते हैं, लेकिन इस वक्त फ्लड से पूरा पाकिस्तान इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है कि पूरा मुल्क ही इसकी लपेट में आ गया है और इस सूरत हाल से हम निकल कैसे सकते हैं? देखिए, ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज को जो है अपनी लपेट में लिया हुआ है। पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, यूरोप हो। हर खित्ते में कोई ना कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से तबाही आ रही है। या कहीं वाइल्ड फायर्स हैं, कहीं पे सैलाब है, कहीं पे बहुत ज्यादा बर्फबारी है, कहीं पे बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है। यही हालात पाकिस्तान में भी हुए हैं कि जो दुनिया के चंद ममालिक ने क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन या ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस का जो कवर है वो ज्यादा बढ़ा दिया है, उसका बैलेंस आउट करवा दिया। उसकी वजह से हमारे जैसा मुल्क जो है वो अफेक्ट हो रहा है। अब ये आपने देखा कि मानसून का सीजन अचानक जल्दी वक्त से पहले दाखिल हो गया। उससे पहले पड़ने वाली गर्मी में शदीद नमी का तनासुब इतना ज्यादा था कि वो गर्मी हम यूजुअली जुलाई अगस्त में देखते हैं बरसात के बाद, लेकिन बरसात से पहले ऐसी गर्मी पड़ी। उस गर्मी में नमी की वजह से ये हुआ कि जो आपके नॉर्थ में ग्लेशियर्स थे वो तेजी से पिघलना शुरू हो गए और इस दफा एक ग्लेशियाई झील या दो नहीं बल्कि मुसलसल 3-4 ग्लेशियाई झीलें इकट्ठे फटना शुरू हुई, ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हुए। फिर हमने देखा क्लाउड बर्स्ट बहुत आम हो गए। पहले कभी हम सालों में एक आध वाकया सुनते थे, अब इतना ज्यादा हो गया। वो इसलिए कि आपकी जो गर्म हवा होती है नमी वाली, वो जब अचानक उठती है ऊपर तो वो ठंडी हवा से टकराती है और क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। छोटी जगह पे, छोटे रेडियस पे 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाना अचानक। बुनेर में भी हमने देखा। अब मसला ये है कि वहां पे फिर फ्लैश फ्लड का सिलसिला शुरू हुआ। आपके पोटोहार रीजन में अर्बन फ्लडिंग हुई। जाहिर है हमारी ड्रेनेज सिस्टम जो है हमारा वो इस काबिल नहीं कि इतनी बारिश कटेल कर सके। इसके अलावा हम लोगों ने भी कुछ गलतियां की। फिर हमने इतने जंगलात काट दिए, उसकी वजह से ये पहाड़ों से सैलाबी रेले इतनी स्पीड से आते हैं क्योंकि बैरियर नहीं होता। और अभी जो हम देख रहे हैं वो हम दरियाई सैलाब देख रहे हैं जो कि इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है। वहां भी बारिशें हैं, लेकिन बारिशें हो ना हो वो मुल्क आबी जारियत करता है, तो हम इसलिए भी सफर कर रहे हैं। इस दफा हमारे तीनों दरिया एक साथ जो है वो सफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये दरियाई सैलाब ने भी मामला बिगाड़ दिया है। तो ये पूरे मुल्क में आप किसी भी तरह का सैलाब का जिक्र करें, हमारा मुल्क उस सैलाब से सफर कर रहा है। ये क्लाइमेट चेंज है और कुछ हमारी अपनी मिसगवर्नेंस भी। अच्छा, ये कहेगा कि इस सूरत हाल में जिसमें हम फंस चुके हैं इस वक्त के पूरे मुल्क में इस वक्त सैलाब है, हर सूबे के अंदर इफेक्टेड एरियाज हैं और बहुत सारे लोग जो है वो मिसप्लेस हो गए हैं। जाहिर है कि वो अपने घरों में मौजूद नहीं है। इन मसाइल से हम कैसे निपट सकते हैं? देखिए, बहुत जरूरी था। अभी तो एक खुशाइन मामला ये है कि आपकी हुकूमत का जो है वो बोल रही है कि हमसे गलतियां हुई, लेकिन अभी तक मैंने कहीं पे रीलोकेशन पॉलिसी का नहीं सुना। अपनी कुछ महीने रह गए अगला मानसून स्टार्ट होने में, तो ये तो ज्यादा डेंजरस बात है। फिर पंजाब में मैं देख रही थी कि जो इंडिया की तरफ से डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, जाहिर है डैम्स ओपन किए जा रहे हैं, उसमें रेत इतनी ज्यादा है कि आपकी जरिए जमीन को रेत कवर कर गई है, तो वो किसानों की जमीनें तबाह हो गई हैं। अब इसके लिए प्रॉपर रिलोकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि अब अवाम में भी हिम्मत नहीं रह गई। मुसलसल इतने बड़े सैलाबों के बाद मुसलसल सब कुछ खो देना, एसेट खो देना, अब उनमें हिम्मत नहीं रही, उनकी रेजिलियंस इतनी स्ट्रांग नहीं रही। अब मसला मजीद बिगड़ रहा है। अच्छा, ये कहेगा कि सुपर फ्लड होता क्या है? क्योंकि अब सिंध की तरफ जैसे जैसे सैलाबी रेले बढ़ते जा रहे हैं तो बात ही हो रही है कि सिंध में सुपर फ्लड होगा और सुपर फ्लड से सिंध इफेक्ट होने वाला है। ये क्या होता है और क्या कोई तरीका है कि इससे बचा जा सके पहले ही? देखिए, सुपर फ्लड ये होता है कि एक तो आपका नॉर्थ की तरफ से दरियाई सैलाब के रेले आ रहे हैं, फिर इसके अलावा ग्लेशियाई झीलें फटती हैं, वो भी रेले शामिल हो जाते हैं। फिर पहाड़ों से आने वाले रेले भी होते हैं। ज़ाहिर है खीरसर की पहाड़ियां भी हैं सिंध में, को सुलेमान भी है जो बलूचिस्तान के साथ कनेक्ट होती है। तो मतलब ये ऊपर से सारे रेले इकट्ठे जा रहे हैं। अब ऊपर से अगर बारिशें भी हो जाती हैं जो कि प्रिडिक्टेड हैं, तो वो पानी भी आता है, तो ये सुपर फ्लड होता है। इसको हम सुपर फ्लड कहते हैं और इससे बचना
आसान नहीं होता, क्योंकि हमारी कैपेसिटीज उतनी नहीं है कि हम इस किस्म के पानी के रेलों को मैनेज कर सकें। हमारे लोकल गवर्नेंस सिस्टम में इतनी अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल नहीं है और हमारे वसाइल इतने नहीं कि हम इसको मैनेज कर पाए। रेले ने तो अपनी जगह से गुजरना है, तो जहां जहां से वो गुजरेगा वहां वहां वो तबाही मचाता हुआ गुजरेगा। तो सुपर फ्लड की ये सिचुएशन होती है कि एक तो ऑलरेडी रेले आ रहे हैं, ऊपर से बारिशें भी तेज शुरू हो जाए, या खुदा न खास्ता क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन आ जाए जिसकी प्रोबेबिलिटी है, तो इसको आप सुपर फ्लड कहते हैं और इससे बचना मुश्किल होता है हमारे जैसे ममालिक के लिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जाहिर है कि ये नेचुरल फिनोमेना है और नेचुरल डिजास्टर जो है वो मुल्क दुनिया भर में होते हैं, ये सिर्फ हमारे मुल्क का काम नहीं है, हमारे मुल्क में नहीं हो रहे, हर जगह होते हैं। तो ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, इनसे अगर हम एक दफ़ा निकल भी आते हैं तो अब सोल्यूशन क्या है, किस तरह से इनसे आगे आने वाले अरसे में बचा जा सकता है? हमने देखा कि 2 साल पहले भी हम एक फ्लड से बुरी तरह इफेक्ट हुए थे और अब दोबारा से हम उसी सिचुएशन के ऊपर खड़े हैं। उससे पहले ऐसा होता था कि फ्लड्स कभी कभी आते थे, लेकिन अब पाकिस्तान में फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इन फ्लड्स की, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है। हालांकि हमारा उस तरह से रोल नहीं है क्लाइमेट चेंज में, लेकिन फिर भी हमें पता है कि ये होना है। हमें आज का नहीं पता, हमें सदियों का पता है कि ये होना है और हमें उसके लिए तैयारी करके रखनी है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में इन्वेस्ट करना है। हमें मालूम है कि हमारे यहाँ दरियाई सैलाब का मसला है, फ्लैश फ्लड्स का मसला है, अर्बन फ्लड्स का मसला है। अपने ड्रेनेज इंप्रूव करनी है, हमें दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। हमें ये देखना है कि किस तरह से जो है हम लोग अपने जो स्लोप्स है पहाड़ों की, जहां से ग्लेशियाई झीलें फटती हैं, वहां पे तनावर दरख्त लगाने की जरूरत है। टारगेटेड प्लांटेशन, कोई भी प्लांटेशन कैंपेन शुरू कर देना, उसका नुकसान होता है जब आपको पता ही नहीं होता कि किस इलाके के दरख्त कहाँ के लिए जरूरी होते हैं। आपको साइंस को पॉलिसी से कनेक्ट करने की जरूरत होती है। आपको यंगस्टर्स को जो है इस चीज में इंगेज करना होता है कि सिर्फ दरख्त लगा देना काफी नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट होती है। आपको शहरों की ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करना होता है, मेंटेनेंस करनी होती है। फिर इसके अलावा आप लोकल लेड एडेप्टेशन प्लानिंग करते हैं। फिर आप देखते हैं आपके डोमेस्टिक वसाइल इतने हैं कि आप ये सब कर सकें। अगर नहीं है तो फिर आप दुनिया से जाके बात करते हैं कि इतने हमारे वसाइल हैं, इससे ऊपर का हमें रेपरेशंस चाहिए, जो कि हमारा राइट है। आपको क्लाइमेट चेंज एक्ट के तहत आपका डोमेस्टिक क्लाइमेट चेंज फंड होना लाजमी है, जो कि अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ। फिर आपको एंगेज करना होता है, जो आपका बिस्क प्रोग्राम है सोशल प्रोटेक्शन का, उसको क्लाइमेट एडेप्टेशन के प्रोजेक्ट्स के साथ लिंक करे और ऐसी स्कीम्स निकाले इंश्योरेंस की जो आपके किसानों को महफूज कर सके, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा तबाही के ध्यान पर वो खड़े हुए हैं और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आपकी इकोनॉमी की बैकबोन है। तो ये कुछ चीजें अगर ये हो जाए तो हम डिजास्टर ऑन ग्राउंड कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या रोल प्ले कर सकती है इसके अंदर, जो जिस तबाही के दहाने पर हम आके खड़े हो चुके हैं और जिस तबाही से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की क्या जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई डेवलपिंग कंट्री इस तरह की सिचुएशन में फंस जाए तो उसको वहां से निकाला जाए? और हम कहाँ पर गलत है कि जब दुनिया से कोई वादे किए जाते हैं और हमें ये बताया जाता है कि अपने क्लाइमेट को बचाने के लिए या सस्टेनेबल गोल्स के लिए जो फंड्स हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से आने चाहिए, और जब वादे किए जाते हैं दूसरे ममालिक की जानिब से तो हम वो लेने में, हमारे तक वो पहुंचने में हम कामयाब नहीं हो पाते। देखिए, राइट विंग गवर्नमेंट्स हैं, अभी किसी की भी प्रायोरिटी क्लाइमेट नहीं है। आपको कोई भी पैसे नहीं देगा। और जो 7-8 ममालिक हैं जो क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं वही 86% क्लाइमेट फाइनेंस एंजॉय करते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी ये नहीं है। लेकिन हाँ, वो इसलिए भी नहीं है कि कोई उनको पूछने वाला नहीं है ना, कोई उनको बताता नहीं है कि इधर आप गलत कर रहे हैं। तो मेरा इस पे ये सजेशन है कि पाकिस्तान पहले तो अपना घर ठीक करें, जो मैंने चीजें बताई हैं, मिस गवर्नेंस को इम्प्रूव करें, फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट गवर्नेंस का निफाज करें, देखें इन्वायरमेंट को डेवलपमेंट प्रायोरिटी बनाएं, ये बजट क्लाइमेट से स्लैश करना बंद करें, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस से स्लैश करना बंद करें। कुछ चीजें हमें ठीक करनी है। जब हम ठीक कर लेते हैं फिर हम इस काबिल होते हैं कि हम दुनिया से जवाब मौसूल करें कि भाई क्या मामला है, आपकी वजह से हम सफर कर रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी आपको ग्लोबल हिपोक्रेसी जो है वो बतानी होती है कि ये आपका दोगलापन है, आप ये गलत कर रहे हैं। बेशक पाकिस्तान अकेला खड़ा हो, पर मुझे यकीन है पाकिस्तान के साथ बहुत से ममालिक शामिल होंगे, क्योंकि बहुत से ममालिक जिनका कोई किरदार नहीं क्लाइमेट चेंज में, वो इस वक्त सफर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अपना स्टांस बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। खित्ते में, रीजन में क्लाइमेट डिप्लोमेसी को बढ़ाए, बातचीत करे, क्लाइमेट की मद में जो है इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए और अपनी डेटा को इंप्रूव करें, गारंटीज दे इन्वेस्टर्स को, इंश्योरेंस स्कीम्स लेकर आए फॉर क्लाइमेट चेंज। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर तभी मुमकिन है जब हमारी प्रायोरिटी क्लाइमेट एक्शन हो। इस तरह की इंश्योरेंस जो होती है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, पाकिस्तान में इसका कोई कॉन्सेप्ट फिलहाल एग्जिस्ट करता है? देखिए, पाकिस्तान में क्रॉप रिस्क इंश्योरेंस का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन इंश्योरेंस के अराउंड आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कोलैबोरेशन बहुत जरूरी होती है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की कोलैबोरेशन बहुत जरूरी होती है। उसके बगैर ये चीजें नहीं हो सकती। प्रॉपर इसकी स्कीम होनी चाहिए, प्रॉपर इसका डेटा इंटीग्रेशन होनी चाहिए, उसके बाद ये चीज पॉसिबल है। अच्छा, ये कहेगा डॉक्टर साहिबा, आजकल एक डिबेट छिड़ी हुई है डैम्स के हवाले से कि डैम्स होने चाहिए या डैम्स नहीं होने चाहिए। कुछ का ये ख्याल है कि डैम्स होने की वजह से ही हम तबाही के ऊपर खड़े हैं,
तबाही के दहाने पर, और कुछ का ये ख्याल है कि डैम्स ना होने की वजह से इस वक्त हम फ्लड से इफेक्ट हो रहे हैं। डैम्स होते तो हम इस पानी को स्टोर कर लेते और इसको अपने लिए रिसोर्सफुल बना सकते थे। तो आप क्या समझती हैं कि डैम ज़रूरी हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए, और कितने ज़रूरी हैं? लेकिन ये जो लोग इस बहस में पड़े हुए हैं ना कि डैम नहीं होने चाहिए, उनको साइंस का पता ही नहीं, पॉलिसी के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान की स्टोरेज कैपेसिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बहुत कम है इस वक्त। वो स्टोरेज कैपेसिटी इंडिया की बहुत अच्छी है, चाइना की बहुत अच्छी है। आप देखें, आप किस खित्ते में बैठे हैं, जियोपॉलिटिकली आपको बड़े डैम की जरूरत है आपकी स्टोरेज के लिए। लेकिन ये कहना कि बड़ा डैम अगर हमने बना दिए तो उससे हम सैलाबों से बच जाएंगे, ये दो अलग चीजें हैं। मैदानी इलाकों में जो अभी सैलाब आए हुए हैं, वहां पे आपको छोटे डैम्स चाहिए होते हैं, चेक डैम चाहिए होते हैं, जो रोतकोई के पानी को स्टोर कर सके और मैदानी इलाकों से सैलाबी रेलों को कंट्रोल कर सके कि वो साउथ में उतनी ज्यादा तबाही नहीं मचाएं। और इसके अलावा आपको फ्लड प्रोटेक्शन जोनिंग चाहिए होती है, इसके अलावा आपको अडेप्टेशन प्लानिंग चाहिए होती है। स्पॉन सिटीज का कॉन्सेप्ट होता है, ड्रेनेज सिस्टम इंप्रूव होता है, नरम मिट्टी आप लगाते हैं, बफर जोन्स बनाते हैं ताकि मिट्टी अपने अंदर पानी को जज्ब करे और जेर जमीन पानी के जखायर इंप्रूव हो सके। तो डैम्स को कनेक्ट करे, ये एक कॉम्पोनेंट है। लेकिन ये कहना कि डैम्स पे मरने मराने की बातों पे हम पहुंच जाते हैं, सूबों की अकाउंटेबिलिटी लेना कि जितना पानी उनको जाता है उसका वो क्या करते हैं, पानी चोरी करते हैं या नहीं करते, पानी पे कितनी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सारी अकाउंटेबिलिटी जब आप सूबों से लेंगे तो डैम्स बनाना ना बनाना इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा। जी ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जो फूड बास्केट इफेक्ट होगी, ये जो फ्लड्स की तबाहकारी है उसके बाद, तो उसके साथ कैसे निपटा जाएगा और किस हद तक अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान इफेक्ट होने वाला है फूड बास्केट के हवाले से? जो हमारी जो क्रॉप्स थी ज़ाहिर के सारे वो सारी की सारी बह चुकी हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है इस हवाले से पाकिस्तान का। बिल्कुल आपका एग्रीकल्चर सफर करेगा, क्योंकि अभी आप देखिए अगले कुछ महीनों में आपको आलू प्याज और ये सब्जियों के रेट किधर जाते हुए नजर आएंगे। खड़ी फसल आपकी तबाह हो गई है। मैंने अभी बताया कि इंडिया से जो पानी आ रहा है उसमें रेत बहुत ज्यादा है, वो रेत आपकी जरिए जमीन को तबाह कर रही है। किसान के पास कोई रिस्क इंश्योरेंस स्कीम मौजूद नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि आगे उसने जमीन किधर होगी, क्या करेगा, वो कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है, एग्रीकल्चर प्लान नहीं है आपके पास कोई कि कैसे आपने सपोर्ट करना है। तो ये सारी प्लानिंग होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। वो आप बैठते हैं, एक्सपर्ट्स को बिठाते हैं और उसमें आप देखते हैं कौन सी चीज को प्रायोरिटाइज करना है। इसके अलावा वो बात नहीं बनेगी। आपको फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को बताना होता है कि यहाँ पे मामला खराब है, यहाँ हमें सपोर्ट चाहिए हमारे किसानों के लिए। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक आपका मसला रहेगा। फूड बास्केट पंजाब इस वक्त अफेक्ट हो रहा है बहुत बुरी तरह, और अभी जब पानी उतरेगा तो हमें पता लगेगा कि नुकसानात क्या हैं। अभी तो तखमीना लगाना बिल्कुल बाकी है। ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है, कार्बन का अखराज जो है वो पाकिस्तान में बहुत कम है। तो हम इस हवाले से इतना जो है वो फ़र्क डाल नहीं रहे क्लाइमेट के ऊपर, लेकिन इफेक्ट हम सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। पाकिस्तान को स्टिल कौन कौन से इकदाम करने चाहिए कि क्लाइमेट चेंज से हम सफ़र भी कम करें? देखिए, वो मैंने इकदाम अभी मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान को लोकली लेड अडेप्टेशन करनी चाहिए। पाकिस्तान को अपना डोमेस्टिक क्लाइमेट चेंज फंड कायम करना चाहिए ताकि आप डोमेस्टिक रिसोर्सेज को टैप कर सकें। पाकिस्तान को अपना जो है वो देखना चाहिए कि हमें फॉरेस्ट गवर्नेंस इंप्रूव करनी है। पाकिस्तान को क्लाइमेट एक्शन को जो है डेवलपमेंट प्रायोरिटी बनाना चाहिए। बहुत ज्यादा सेंसिटाइजेशन या आगाही करनी चाहिए ताकि लोगों को पता हो, क्लाइमेट इमरजेंसी का निफाज करें। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कनेक्ट करें लोकल क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स के साथ। लोकली लेड डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग की जरूरत है बॉटम अप अप्रोच के साथ, और अपनी कम्युनिटीज को शामिल करके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का निफाज करें जिसकी ओनरशिप आपकी कम्युनिटीज के पास होनी चाहिए ताकि उनको पता हो कि किस तरह से इस तरह के डिजास्टर्स में एक्ट करना है। अच्छा, मॉनसून के 9वें स्पेल में हम ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं। आने वाले दिनों में जो बारिशें होनी है, एनडीएमए चेयरमैन के मुताबिक जो स्पेशली पंजाब में जो बारिशें होने वाली हैं अब ये उस तरह से नहीं होंगी जैसे पहले बहुत ज़्यादा तेज़ और तूफ़ानी बारिशें होती रही हैं। अब वैसी बारिशें नहीं होंगी, तो ये मज़ीद वर्स कर सकता है सिचुएशन को। देखिए, अभी एक प्रोसेस होता है पैसिफिक ओशन का, लानीना कहते हैं उसको। वो जब प्रोसेस होता है, पैसिफिक ओशन ठंडा होता है तो वो ज्यादा बारिशें और सैलाब और बादल जो है वो आपका साउथ एशिया की तरफ भेज देता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 55% है कि सितंबर से नवंबर तक वो प्रोसेस हो सकता है, और अगर वैसा हुआ तो फिर बारिशें बहुत ज्यादा शदीद हो सकती है। बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसकी 55% प्रोबेबिलिटी है। लेकिन मौसम क्लाइमेट चेंज ऐसा डिस्ट्रप्टर है कि उससे आप एग्जैक्ट एज इट इज कुछ प्रिडिक्ट कर भी नहीं सकते। तो अभी हम अगले हफ्ते तक देखते हैं 15 सितंबर के बाद क्या सूरत हाल बनती है, फिर इसकी प्रेडिक्शन जो है वो बताई जा सकती अच्छा, है कि क्या मामला बनेगा। एक दफा मॉनसून के स्पेल से हम निकल जाएं, उसके बाद क्लाउड बर्स्ट के इम्कानात कितने रह जाते हैं? तब भी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो सकता है।
जी बिल्कुल, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। अगर आपका टेम्परेचर अबव एवरेज जा रहा है तो क्लाउड बर्स्ट के चांसेस होते हैं। अगर वहां पे मानसून का स्पेल खत्म भी हो जाए लेकिन टेम्परेचर आपका जेर जमीन सॉरी जो सरफेस टेम्परेचर है वो ज्यादा हो रहा है नॉर्मल से, और आपकी जो है ठंडी हवा ऊपर मौजूद है, तो क्लाउड बर्स्ट के मामला हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन चांसेस हमेशा रहते हैं और उसको आप एज इट इज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एंड में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी पाकिस्तानी अवाम को और वो लोग जो देख रहे हैं, और स्पेशली वो लोग जो पॉलिसी बना सकते हैं और पॉलिसी मेकिंग में उनका किरदार मौजूद है? देखिए, साइंस को पॉलिसी से कनेक्ट करें, आपके यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करें, टेक्निकल साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करें, बिठाएं। जरूरी नहीं, क्लाइमेट एक डायनामिक सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट डायनामिक सब्जेक्ट है, वाटर डायनामिक सब्जेक्ट है कि आपके जो 50 साल या 30 साल पुराने सोल्यूशन है वो आज भी अप्लाई होते हैं। मेरे ख्याल से आपकी यूथ पल्स है 64% से ऊपर, आप उनके सोल्यूशंस को स्केलेबल करें, उनको बिठाएं, पॉलिसी का हिस्सा बनाएं। जब तक आप अपनी आवाम को शामिल करके पॉलिसी नहीं बनाएंगे, कोई भी पॉलिसी वर्क नहीं करेगी। और हमें अपने घर को ठीक करना पहले जरूरी है। जहां हम गलत हैं उसको एक्सेप्ट करें और उसके साथ एक्शन प्लानिंग करें कि कहाँ हमें ठीक होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस वक्त इंतहाई ज़रूरत इस बात की है कि पहले हम अपने आप को ठीक करें, इनफरादी तौर पर अपने मसाइल को हल करें इंडिविजुअली, और एक कौम की तरह मिलकर काम करें अपने आप को बचाने के लिए। उसके बाद हम दूसरों को ब्लेम करें और उनसे एक्सपेक्ट करें कि हमारी हेल्प की जाएगी। इसी मैसेज के साथ आज समा पॉडकास्ट से इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।